नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से करंट सीरीज के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तीसरा और अंतिम पार्ट देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो कुछ सूचकांक और रिपोर्ट महत्वपूर्ण रह गई हैं उसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो काफ़ी पॉपुलर है उसको कवर करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ निर्वाचन हुए हैं, कई देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं, उसको भी कवर करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदाएं आई हैं, जैसे कहीं पर ज्वालामुखी आया, कहीं पर कोई तूफान आया, ये सभी पॉइंट आज के इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला को नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला पॉइंट है टाइम 100 सूची 2021। ये जो टाइम 100 सूची 2021 है, इसमें विश्व के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची है, और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आपका जवाब होगा एक अमेरिकी पत्रिका है जिसका नाम है टाइम, ये उसके द्वारा प्रकाशित है। दूसरी बात कि ये सूची सर्वप्रथम किस ईयर में प्रकाशित हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1999 में इस सूची को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। दूसरी बात कि इस सूची में 6 अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया, जैसे आइकन, पॉइनियर, टाइटन या आर्टिस्ट, लीडर, इनोवेटर्स, यानी 6 अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि जो 2021 की टाइम 100 की सूची आई, ये कब प्रकाशित हुई? तो आपका जवाब होगा 15 सितंबर 2021 को ये जारी की गई। एक बात याद रखिएगा कि जो टाइम 100 की सूची 2021 में आई, इसमें भारत के 3 लोगों को स्थान मिला है। किसको किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला को। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और अमेरिका के उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और इस सूची में तालिबानी नेता अब्दुल घानी बरादर को भी शामिल किया गया है। और यदि हम देखें कि नरेंद्र मोदी या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नेतृत्व की श्रेणी में, यानी लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम आधार पूनावाला की बात करें तो आधार पूनावाला को इस श्रेणी में अग्रदूत, यानी जो अभी हम लोगों ने वहां 6 अलग अलग श्रेणी पढ़ा था, उसमें आपने देखा था पॉइनियर दिया हुआ था, ये वही अग्रदूत की श्रेणी में आधार पूनावाला को शामिल किया गया। अभी आपने ये समझा कि आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, और ये वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने ICMR के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड जेनिका के सहयोग से कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक अन्य वैक्सीन भी बनाई जिसका नाम क्या था? कोवोवैक्स। ठीक है, इन दोनों वैक्सीन को आप सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए याद रखेंगे क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी जिसका नाम क्या है? ऑकुस, AUKUS। अब जरा इसके बैकग्राउंड को समझिए। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इन 3 देशों ने मिलकर एक संधि की थी, जिसका संधि क्या थी? एनकुस, ANKUS। ठीक है, ये इसकी 70वीं वर्षगांठ थी। और ये किस पर आधारित था? तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति पर आधारित था। और इस बार ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी की, ऑकुस, यानी कि ऑकुस में कितने देश हैं? 3। कौन कौन से? A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद US फॉर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यानी इन 3 कंट्रीज ने मिलकर ऑकुस बनाया, और इसका उद्देश्य क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे देखिए, 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस ऑकुस में प्राथमिक उद्देश्य के तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए 18 माह प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये 18 माह प्रोजेक्ट क्या है? तो ये 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है। वहीं इस पनडुब्बी का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि 1968 में अगर आप देखें तो एक प्रस्तुत की गई परमाणु हथियार अप्रसार संधि, जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने 1970 में हस्ताक्षर किया था। और इन सब चीजों के अतिरिक्त इस साझेदारी के तहत साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीकी और कुछ अंतः समुद्री क्षेत्र में भी
कार्य किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि ऑकूस के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा शांति स्टैब्लिश करने के लिए ये घोषणा की। आगे देखिए, अगला है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। ये टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 कब प्रकाशित हुआ? तो आपका जवाब होगा 2 सितंबर 2021 को। और इसके अंतर्गत इसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और 13 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा है, शोध है, उद्धरण है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, उद्योग, आय है। यानी इन 5 क्षेत्रों और 13 संकेतकों के आधार पर टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 बनाई गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस रैंकिंग में 99 देशों और क्षेत्रों ने पार्टिसिपेट किया और वहां के 1662 विश्वविद्यालयों ने को रैंकिंग प्रदान की गई। और भारत के अगर संदर्भ में समझेंगे तो भारत के 71 संस्थानों को इसमें जगह मिली। पिछले वर्ष इसमें 63 भारतीय संस्थान शामिल थे। यदि भारत के संस्थानों में देखा जाए कि किसको सर्वोच्च स्थान मिला तो आपका जवाब होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान मिला भारतीय संस्थानों में। ठीक है, आगे देखिए। और यदि बात करें कि आईआईटी रोपड़ की, तो भारतीय संस्थानों में ये दूसरे स्थान पर है। और यदि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, तो उसमें नंबर 1 पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो कि यूके में है। दूसरे नंबर पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि यूएसए में है। और उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय है जो कि यूएसए में है। तो आपको टॉप के 3 विश्वविद्यालय को याद रखना है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, दूसरे नंबर पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, और फिर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए। ठीक है, आगे चलिए। अगला टॉपिक है हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। अब ये हुरून ग्लोबल 500 सूची किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा कि इसके अंतर्गत विश्व के 500 मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रण कंपनी की ये सूची है। ये गैर राज्य नियंत्रित का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें उन देशों के का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियां। ठीक है, दूसरी बात कि इसको कब जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा कि 20 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा? तो हुरून अनुसंधान संस्थान द्वारा 20 अगस्त 2021 को हुरून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई। और इसमें विश्व के 500 मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियां शामिल हैं। एक बात याद रखिएगा कि इस सूची में कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण के आधार पर, और जबकि जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको उनके मूल्य के आधार पर रैंकिंग दी गई। ठीक है, यानी जो हुरून ग्लोबल 500 की सूची है इसमें 2 आधार पर रैंकिंग दी गई। पहली, जो कि सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको उनके बाजार के पूंजीकरण के आधार पर, और जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको उनके मूल्य के आधार पर रैंकिंग दी गई। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि हुरून ग्लोबल 500 की सूची में अमेरिकी कंपनी एप्पल को विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा मिला। अब इसका मूल्य कितना है? तो $2.443 ट्रिलियन है। वहीं अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की 12 निजी कंपनियों को विश्व की 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में शामिल होने का मौका मिला। और इसमें अगर हम भारत की रैंकिंग को देखें इस 500 की सूची में कंपनियों के स्थान में, तो इस दृष्टि से भारत की रैंकिंग 9वें स्थान पर आती है। और आगे अगर भारत की उस कंपनी का नाम देखें जो कि भारत की शीर्ष कंपनियों में है, यानी कि इस रैंकिंग में भारत की सबसे शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी कितनी मूल्य है? तो $188 बिलियन। और अगर हम इस कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थान देखें तो 57 है। इतनी बातों को आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखना है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर देखें भारतीय कंपनियों में तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है जिसका सूची में 75वां स्थान है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक है भारतीय संस्थानों में। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली। अब आइए इस हुरून ग्लोबल 500 की सूची में जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं जरा उनके बारे में नजर देख लेते हैं। नंबर 1 पे अभी आपको मैंने बताया कि एप्पल है। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। और इसका मुख्यालय पूछ दे तो इसका मुख्यालय क्यूपरटिनो में है। दूसरी बात कि एप्पल का मूल्य 2443 यूएस बिलियन है। और इसके सीईओ कौन है? टिम कुक। ठीक है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है। इसका मूल्य कितना है? 2114 यूएस बिलियन। इसका मुख्यालय कहां पर है माइक्रोसॉफ्ट का? तो रेडमॉन्ड यूएसए में। और इसके सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला है। तीसरे नंबर पे अमेजॉन है। इसका मूल्य कितना है? 1802। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय सिएटल यूएसए में है। और
अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस। और चौथे नंबर पे अल्फाबेट है। अल्फाबेट की का मूल्य कितना है? 1735 और इसका मुख्यालय माउंट व्यू में है जो कि यूएसए में है। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और पांचवें नंबर पे जो है वो फेसबुक है। इसका मूल्य कितना है? तो 967 यानी 967। और इसका मुख्यालय मेनलो पार्क यूएसए में है। और इसके सीईओ का नाम कौन क्या है? तो मार्क जुकरबर्ग है। एक बात आपने गौर किया होगा कि हुरून 500 की सूची में जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं उन सभी का मुख्यालय यूएसए में है। ठीक है, तो ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे चलिए। आगे दिया है कि भारत के द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन। तो पहले ये समझिए कि किगाली संशोधन क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण संधि है। यानी इसका संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ओजोन अवक्षरणकारी से पदार्थों से। ठीक, दूसरी बात कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है और जो ये नवीन संशोधन हुआ है इसी को कहा गया किगाली संशोधन। यानी ये कह सकते हैं कि ओजोन पर आधारित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर नवीन संशोधन को ही किगाली संशोधन कहा जाता है और किगाली संशोधन का भारत ने समर्थन किया। क्लियर इतनी बात? आगे देखिए। 15 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकर देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया था। कब? 15 अक्टूबर 2016 को। अब ये जो किगाली है ना, ये रवांडा में, और इसमें यहीं पर आयोजित हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पक्षकारों की बैठक थी 28वीं, उसमें 110 देश शामिल थे। उसी में ये संशोधन प्रस्तावित हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? किगाली संशोधन। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो किगाली संशोधन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व भर में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और उपभोग में चरणबद्ध तरीके से कटौती करना है। ठीक है, वहीं अगर हम ये देखें कि किगाली संशोधन कब से प्रभावी हुआ, तो 1 जनवरी 2019 से किगाली संशोधन प्रभावी हुआ। और आप ये कहेंगे कि 15 अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया और 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन प्रभावी हुआ, तो वर्तमान में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो वर्तमान में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मिनिस्टरों ने यानी मंत्रिमंडल ने भारत के द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन पर मंजूरी प्रदान की गई, इसलिए भारत के लिहाज से यह करंट का टॉपिक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षधर बन गया था। ठीक है, और भारत ने 2032 से 4 चरणों में HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के चरणबद्ध रूप से कटौती का कार्य पूरा करेगा। अब उसने क्या ये बताया है? 4 चरण। 2032 में 10% की कटौती, 2037 में 20% की कटौती और 2042 में 30% की कटौती और 2047 तक 85% की कटौती प्रस्तावित है। ठीक है, ये भारत ने अपना टारगेट दिया है। अगला टॉपिक है वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। अब ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक क्यों जारी किया जाता है? तो ये एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सके। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपसे ये पूछा जाए कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका जवाब होगा कि लंदन में स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल सचिवालय की बात आई तो राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की ये त्रिवार्षिक रिपोर्ट, जिसको आप कह रहे हैं वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, जारी की गई। ठीक है, यानी किसके द्वारा? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा। कब? तो 9 अगस्त 2021 को। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 181। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो सूचकांक जारी हुआ है ये 6 क्षेत्रों पर आधारित है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है रोजगार और अवसर, चौथा है राजनीति और नागरिक भागीदारी, पांचवा है समानता और समावेशन और छठवां है शांति और सुरक्षा। यदि हम इस वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर देखें तो सिंगापुर है और सिंगापुर पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर हम अंतिम स्थान पर देखें तो अंतिम स्थान पर यानी 181वें नंबर पर चाड आता है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का इस सूचकांक में 122वां स्थान है। याद रखिएगा
वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 122वां। और भारत को मध्यम युवा विकास के देशों की श्रेणी में रखा गया। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। यदि हम विश्व के टॉप देशों को देख लें जिनको वैश्विक युवा विकास सूचकांक में टॉप 10 में रखा गया है, तो अभी हमने आपको बताया कि नंबर 1 पे सिंगापुर है और पहली बार इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। वहीं हमने अभी आपको यह बताया कि अंतिम स्थान पर यानी 181वें स्थान पर चाड का नाम है। यदि हम भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत के स्थान की चर्चा अभी हमने आपसे की कि भारत का स्थान 122वां है, ठीक है। और भारत की स्कोर की बात कर लें अगर, तो भारत का स्कोर 0.626 है। आगे देखिए, अगला है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। अब ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, सबसे पहली बात तो ये कहां पर है? तो आप ये याद रखिए कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के बीच में, सबसे मोटी मोटी बात। अब जरा इसके और अंदर के पॉइंट को देखिए। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना 11 जुलाई 2021 को नेपाल काठमांडू और भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य स्टैब्लिश हुआ। यानी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का समझौता कहां पर हुआ? तो आपका जवाब होगा काठमांडू, नेपाल में। अगर पूछा जाए कब हुआ तो आपका जवाब होगा 11 जुलाई 2021 को। यदि यह पूछा जाए कि लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का जो MAU साइन हुआ ये किन के बीच हुआ, तो भारत की तरफ से सतलज जल विद्युत निगम, जिसको आप SJVN लिमिटेड कह रहे हैं, और नेपाल निवेश बोर्ड IBN के बीच में ये MOU यानी कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात जो कि टेक्निकल है कि इस परियोजना की क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता 679 है यानी 679 मेगावाट है। और यह परियोजना नेपाल के में कहां पर है? तो सांखुवास सभा और भोजपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस परियोजना में कोई भी जलाशय या बांध नहीं होगा। दूसरी बात कि यह परियोजना 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 3 HEP, ठीक है, की जलधारा पर विकसित होगी, ठीक है। यह अरुण 3 की जलधारा पर विकसित होगी। और दूसरी बात कि इस योजना के पूर्ण होने पर 2970 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद SJVN यानी जिसको आप सतलज जल विद्युत निगम कह रहे हैं, को नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है। इसका मतलब यह है कि सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा ही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का भी काम किया गया। और दूसरी बात आपको इसमें महत्वपूर्ण याद रखनी है कि मई 2018 में अरुण 3 परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और इसमें काम किसने किया था भारत की तरफ से? सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN लिमिटेड द्वारा। और दूसरी बात कि यह नेपाल में भारत की द्वारा की गई सबसे बड़ा निवेश है। और कितने का निवेश है? तो 7,000 करोड़ रुपए का। और साथ ही साथ यह नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यानी कि इस लिहाज से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है टॉपिक वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 सबसे महत्वपूर्ण बात तो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप बताएंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी जिसका शॉर्ट फॉर्म है IEP, इसके द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। अब ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कहां पर है? तो आपका जवाब होगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ये पूछा जाए कि ये रिपोर्ट कब आई, तो आपका जवाब होगा 17 जून 2021 को। और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है, ये 15वां संस्करण है और इसका पहला संस्करण 2007 में जारी किया गया था। मेरे द्वारा इस एक्सप्लेनेशन में एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि आपके कानों में केवल जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो जाने चाहिए, जिससे आपका सीधा सरोकार। आगे देखिए, इस वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 163 देशों ने शामिल हुए इसमें। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये रिपोर्ट 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों पर आधारित है। और इसमें 3 विस्तृत विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, दूसरा है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, और तीसरा क्या है? तीसरा है सैन्यीकरण का स्तर, ठीक है। अगली बात आपको क्या याद रखनी है कि जो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 है, इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश है? तो आपका जवाब होगा आइसलैंड। और एक बात और याद रखिएगा, आइसलैंड 2008 से इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है। और लगातार चौथी बार अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत श्रेणी में आ गया है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत 163 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। और भारत का स्कोर कितना है? 2.53553, ठीक है। यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्कोर कितना है? 135 स्थान सूची में, ठीक है। अगली बात, अगर आप दक्षिण एशिया के सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करेंगे तो
भूटान है। और भूटान की रैंकिंग कौन सी है वैश्विक शांति सूचकांक में? तो आपका जवाब होगा 22वीं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत भी इसी इलाके में है और भूटान में शांति की रैंकिंग 22वीं है और भारत की रैंकिंग 135 है। ठीक है। यदि हम क्षेत्र के अनुसार बात करें तो यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है और वहीं अगर क्षेत्र में अशांत क्षेत्र की बात करें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। अगला देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021। अब इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका जवाब होगा इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा। कब जारी किया गया? तो 17 जून 2021 को। दूसरी बात कि ये कौन सी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है? तो आपका जवाब होगा ये 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है और इसमें 334 प्रतिस्पर्धात्मक मापदंडों के आधार पर 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया। और यदि आप इसमें कारक की बात करेंगे तो इस रैंकिंग में 4 कारक हैं जिसके आधार पर देशों की समृद्धि और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को मापा गया। अब ये 4 कारक कौन है? उनके आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर, सरकारी दक्षता के आधार पर, व्यावसायिक दक्षता के आधार पर और आधारभूत संरचना के आधार पर विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 जारी की गई। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पहली बार स्विट्जरलैंड को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वहीं अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत को विश्व की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 43वां। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत को यह 43वां स्थान 2019 से लगातार प्राप्त हो रहा है और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग 12वीं है। ठीक है, यानी कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां और ये 2019 से लगातार बना हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है ये 8 जून 2021 को ब्रिटिश कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई और ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 ये 18वां संस्करण। ठीक है, और इस रैंकिंग में यदि आप बात करें कि नंबर 1 पर कौन है तो आपका जवाब होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में। और एक बात और याद रखिएगा कि लगातार 10वीं बार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय संस्थानों में यानी भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में IIT बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ संस्था है और इसकी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर स्थान देखेंगे IIT बॉम्बे का तो 177वीं रैंकिंग IIT बॉम्बे की है। आगे देखिए, यदि हम टॉप के 5 विश्वविद्यालय को देखें तो नंबर 1 पे अभी हमने आपको बताया कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका है जो लगातार 10 बार से है। दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK है और उसके बाद तीसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका है और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK दोनों तीसरे स्थान पर हैं, यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दोनों तीसरे स्थान पर हैं और उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का स्थान आता है। यदि हम बात करें एशिया के संदर्भ में तो एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 11वें स्थान पर है इसमें। और यदि भारत के स्थान की बात करें तो भारत के 35 भारतीय संस्थानों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई और अभी हमने आपको बताया कि भारत का जो सर्वोच्च स्थान पर जो संस्थान है वो कौन सा है? IIT बॉम्बे और रैंकिंग में उसका स्थान कौन सा है? 177वां। वहीं दूसरे नंबर पे भारतीय संस्थानों में IIT दिल्ली है और सूची में उसका स्थान 185वां है और तीसरी भारतीय संस्थान है IISc यानी जिसको आप भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कहते हैं, इसका स्थान श्रेणी उस सूची में 186वां है। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना होगा। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि आप टॉप 200 विश्वविद्यालय में देखें तो भारत के ये 3 विश्वविद्यालय उसमें आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। मृत्युदंड पर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है ये किस दौरान की बात हो रही है मृत्युदंड की? तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान जो मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग हैं उस पर यह आधारित रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जारी कब की गई? तो आपका जवाब होगा 21 अप्रैल 2021 को। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मई 2020 में चाड ने मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर दिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्रियान्वित किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक कुल 144 देश कानूनी या व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें सर्वाधिक मृत्युदंड की तो 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड ईरान में क्रियान्वित हुआ। इस बात को याद रखेंगे, ईरान के बाद मिस्र में, इराक में और सऊदी अरब में। यानी अगर हम इसको प्रश्न के फॉर्मेट में आपसे पूछ दें तो ये कहा जाएगा कि मृत्युदंड पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2020 के अनुसार
सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाले 4 देशों की श्रेणी क्या है? तो नंबर 1 पे ईरान, दूसरे नंबर पे मिस्र, तीसरे नंबर पे इराक और चौथे नंबर पे सऊदी अरब है। ठीक है। और अगर अमेरिका की बात करें तो 2020 में 17 मृत्युदंड दिए गए। और यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में 2016 से लेकर 2019 तक मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया और 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में। अगला देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021। ये जो वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट है, ये 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा दी गई। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि ये जो 2021 की रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है, तो आप ये कहेंगे ये 15वीं रिपोर्ट है। और ये कितने आयामों पर इस्टेब्लिश की गई है, तो ये 4 आयामों पर इसको तैयार किया गया। कौन कौन से आयाम हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर पहला, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। यानी इन 4 आयामों के आधार पर विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 का 15वां संस्करण 30 मार्च 2021 को लॉन्च किया। अब ये बात हो कि इसमें कितने देशों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ, तो आपका जवाब होगा 156। दूसरी बात कि पहली बार इन 3 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। किन देशों को? अफगानिस्तान को, गुयाना को और नाइजर को। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात कि रिपोर्ट के अनुसार अब तक कोई भी देश पूर्ण रूप से लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर पाया है और आइसलैंड 12वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया। क्या नाम है? आइसलैंड। यदि हम टॉप के 5 कंट्रीज को देखें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में, तो नंबर 1 पे आइसलैंड, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है और तीसरे नंबर पे नॉर्वे है, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और 5वें पे स्वीडन। आपको मिनिमम 3 स्थान याद रखना होगा। नंबर 1 पे आइसलैंड, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे नॉर्वे। यदि आप सबसे अंतिम स्थान की बात करेंगे तो सबसे अंतिम 156वें स्थान पर अफगानिस्तान का नाम आता है, वहीं 155 पर यमन है और 154वीं रैंकिंग पर इराक है। यानी सबसे खराब लैंगिक अंतराल कहां पर है? अफगानिस्तान में। यदि आप भारत के संदर्भ की बात करेंगे तो भारत ने 2020 की तुलना में 28 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 2021 में भारत का स्थान क्या है? 140वां स्थान है। याद रखिएगा, दोनों बातें पूछी जाती हैं कि कैसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 2020 की तुलना के अनुसार कितने की गिरावट दर्ज की गई, तो आपका जवाब होगा 28 स्थानों की। सीधा प्रश्न पूछा जाए तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका जवाब होगा 140वां। ठीक है। और यदि दक्षिण एशिया में देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद सबसे खराब स्थिति लैंगिक अंतराल की भारत की है। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को। चौथा भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। यह संवाद कब हुआ? तो 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में हुआ। ये 2+2 क्या है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। ये विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की एक संवाद होता है। दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच में ये दोनों तरफ से ये मंत्री बैठते हैं और भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे और अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बैठे और इन दोनों लोगों के बीच में चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वाशिंगटन डीसी में 11 अप्रैल 2022 को हुई। अब एक बात याद रखिएगा कि कई बार देखा गया है, पूर्व के अगर परीक्षा के प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया जाए कि सीधे कई बार विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का नाम पूछ दिया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा इनका नाम। आगे देखिए, ये जो संवाद हुआ, इस संवाद के दौरान नासा और इसरो के बीच में जो निसार उपग्रह पर काम चल रहा है, निसार का मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, इस पर भी संतोष व्यक्त किया गया और ये उपग्रह प्रक्षेपण वर्ष 2023 में भारत से किया जाएगा। यानी यहाँ पर एक नया प्रश्न बना और आपने पहले पढ़ा भी है कि निसार उपग्रह किसके बीच में काम हो रहा है इस पर, तो भारत के इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच में, और इसका प्रक्षेपण कब होगा, तो 2023 में भारत से होगा। ये निसार मिशन जो है ये जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को एकत्रित करेगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि भारत द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में एसोसिएट भागीदार के तौर पर शामिल होने के भारत के निर्णय को अमेरिका ने स्वागत किया है। ठीक है, यानी भारत एसोसिएट भागीदार के तौर पर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में शामिल हुआ। अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को हुआ और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले बिम्स्टेक की फुल फॉर्म को समझ लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
ठीक है। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो ये 5वां शिखर सम्मेलन था जो 30 मार्च 2022 को हुआ। दूसरी बात, ये आभासी माध्यम से हुआ, यानी वर्चुअल माध्यम से। और इसकी मेजबानी किसने की? तो 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई। और याद रखिएगा कि 2022 में जो बिम्स्टेक का ये सम्मेलन हुआ, ये बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष भी था। इसका मतलब कि अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई। और ये जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ, इसका विषय क्या था? तो एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। ठीक है, ये 2022 के 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय था, एक लचीले क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग। और याद रखिएगा इसमें 3 समझौते हुए, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनीतिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना के लिए इसमें समझौता हुआ। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। अब ये बिम्स्टेक के अध्यक्ष पद को थाईलैंड ने क्यों ले लिया? क्योंकि सितंबर 2018 से मार्च 2022 तक श्रीलंका इसकी अध्यक्षता कर रहा था, यानी कि मार्च 2022 में श्रीलंका की अध्यक्षता का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था, इसीलिए थाईलैंड ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता ग्रहण की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कि बिम्स्टेक सदस्य देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल है। अगला है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन। अब आपके दिमाग में होगा कि क्वाड नेताओं का तो कितना सम्मेलन हो गया, यहाँ पहले सम्मेलन की बात हो रही है। तो ये व्यक्तिगत उपस्थिति के मामले में ये पहला शिखर सम्मेलन था, यानी व्यक्तिगत उपस्थिति। और ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मेजबानी में। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत उपस्थिति के मामले में पहला क्वाड सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और जब अमेरिका की बात आ जाएगी तो आप सीधे सीधे कोरिलेट कर लेंगे कि बाइडेन ने इसकी मेजबानी की होगी। और ये कब आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा 24 सितंबर 2021 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये जो क्वाड है, इसको आधिकारिक तौर पर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के तौर पर जाना जाता है। इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि ये पूछा जाए कि क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ, तब आपका जवाब होगा 3 मार्च 2022 को। और अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पहला क्वाड सम्मेलन, तब आपका जवाब होगा 24 सितंबर 2021 को। इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। अगला देखिए, भारत और यूएई का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। भारत और यूएई के बीच में जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, ये 18 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। यदि ये पूछा जाए कि इसका शीर्षक क्या था भारत और यूएई शिखर सम्मेलन का, तो शीर्षक था भारत और यूएई सामरिक गठजोड़ की प्रगति के लिए नए मोर्चे, नए मील के पत्थर। क्या शीर्षक था? भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर के शीर्षक के साथ भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 18 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। ठीक। दूसरी बात याद रखिएगा कि दोनों देश के नेताओं ने भारत की तरफ से भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ और यूएई की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त तौर पर डाक टिकट जारी किया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत और यूएई के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में के दौरान ही भारत और यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको आप CEPA के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए? तो भारत और यूएई के बीच में। और ये CEPA क्या करेगा? ये एक संतुलित, निष्पक्ष और व्यापक और न्याय संगत साझेदारी समझौता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि ये यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। कौन सा? CEPA। और वहीं अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, यानी जिसको आप MENA कहते हैं, इस क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। ठीक है, इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह समझौता 1 मई 2022 से लागू होगा। और भारत और यूएई CEPA के क्रियान्वयन के माध्यम से भारत और यूएई में द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान में जो $60 बिलियन है, इसको 5 वर्षों के अंतराल में $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए ये CEPA एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच में हुआ है। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अगला है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। ये जो पहले भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, ये 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से हुआ। और इसकी मेजबानी किसने की? तो भारत के द्वारा की। ये बात भी याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि इसमें भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया। और वहीं बात करें भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंध की, तो ये इनके बीच राजनयिक संबंध की स्थापना के 30 वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने की।
और याद रखिएगा ये जो प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी भारत ने की, इसीलिए इसमें दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। और ये भी डिसाइड किया गया कि अब प्रत्येक 2 वर्ष पर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आगे भी किया जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस दिल्ली के में जो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया केंद्र की भी स्थापना की बात की गई और इसका जो सचिवालय है वो यही दिल्ली से कार्य करेगा। और भारत और मध्य एशिया के बीच जो अगला शिखर सम्मेलन होगा वो 2024 में संपन्न होगा। अगला देखिए, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये जो 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये 6 दिसंबर 2021 को हुआ। दूसरी बात कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली, भारत में। और ये पूछा जाए कि 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, यानी शीर्षक क्या था, तो आपका जवाब होगा भारत रूस शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भागीदारी। और इसमें भारत और रूस के बीच में 28 समझौते हुए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरी बात कि 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिवोस्टोक रूस में सितंबर 2019 में हुआ था, यानी 21वां भारत में हुआ नई दिल्ली में, तो 20वां शिखर सम्मेलन व्लादिवोस्टोक रूस में हुआ था। और एक बात और याद रखिएगा कि 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी हुई। और अभी आपने पढ़ा था कि 2+2 की वार्ता अमेरिका के साथ भी हुई थी। तो अब ये बात समझना होगा कि 2+2 वार्ता भारत किन किन देशों के साथ करता है, तो रूस के अतिरिक्त अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी कुल मिला के 4 देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। और यदि 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो ये 2022 में रूस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला चलिए, 26वां संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021, जिसको आप COP26 के नाम से भी जानते हैं। ये COP26 31 अक्टूबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक आयोजन हुआ। और ये आयोजन स्कॉटलैंड, यूके में एक शहर है जहां नाम है ग्लासगो, यहां पर संपन्न हुआ। दूसरी बात कि COP26 का आयोजन यूके द्वारा इटली की साझेदारी से किया गया, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और इसमें 194 देशों में 38,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए और ये अब तक का सबसे बड़ा पक्षधर सम्मेलन है। कौन? COP26। और दूसरी बात याद रखिएगा कि भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा द्वारा COP26 की अध्यक्षता की गई और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। और COP26 में प्रधानमंत्री ने पंचामृत का मंत्र दिया। अब ये पंचामृत क्या चीज है, तो ये भी देख लीजिए। उन्होंने पहला कहा कि 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक लाना चाहता है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां से सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इन पंचामृत से, तो इसलिए याद रखिएगा कि 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक। अगला है 2030 तक भारत 50% ऊर्जा क्षमता को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेगा। तीसरा है 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। चौथा है कि भारत वर्तमान से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। यानी अगर इसको सीधा प्रश्न पूछा जाए तो यह पूछा जा सकता है कि भारत ने किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती का लक्ष्य रखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा 2030 तक। और पांचवां पंचामृत में दिया मंत्र कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करेगा, लक्ष्य को। अगला देखिए कि COP26 के दौरान यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका और मॉरिशस के द्वारा संयुक्त तौर पर IRIS को लॉन्च किया गया। अब ये प्रश्न उठता है, ये IRIS क्या है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक बार और रिपीट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स। ठीक है, और ये छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए समर्थित एक पहल है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि IRIS को कब लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा COP26 के दौरान। और एक बात और याद रखिएगा कि COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को भारत और यूके के द्वारा एक संयुक्त तौर पर एक और पहल जारी की गई। क्या है? GGIOSOWOG। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल किनके बीच की संयुक्त पहल है, तो आपका जवाब होगा भारत और यूके के बीच को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, तो आपका जवाब होगा COP26 के दौरान। अगर ये पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो 2 नवंबर 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, तो आप कहेंगे कि वैश्विक विद्युत ग्रिडों के मध्य अंतर संबद्धता में सुधार कर हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाना वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का उद्देश्य है।
दूसरी बात याद रखिएगा कि COP26 के दौरान ही 2 नवंबर 2021 को अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य भागीदारों द्वारा ग्लोबल मीथेन फ्लेज लॉन्च भी किया गया। याद रखिएगा COP26 के दौरान बहुत सी सारी चीजें लॉन्च की गई थी, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये जो ग्लोबल मीथेन फ्लेज लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कटौती लाना, और इस पहल में होने वाले देश वर्ष 2020 के स्तरों की तुलना में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में न्यूनतम 30% की कटौती का एक सामूहिक प्रतिबद्धता उन्होंने जारी की। एक बात और याद रखिएगा कि COP26 के दौरान ही एडॉप्टेशन रिसर्च अलायंस भी लॉन्च किया गया। ये एक ऐसे हितधारकों का समूह है जो जलवायु के विध्वंसक प्रभावों से सुभेद्य समुदायों की रक्षा करने के लिए समर्थित है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि COP26 के समापन पर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट नामक जलवायु संधि पर सहमति बनी। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2021। ये जो G20 शिखर सम्मेलन 2021 है, ये 30 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित हुई। अगर ये पूछा जाए कि ये कौन सा वार्षिक सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन का, तो आपका जवाब होगा ये 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है। और इसमें अगर विषय पूछा जाए तो विषय के तौर पर अगर आप देखें तो लोग, गृह और समृद्धि, ठीक है, यानी लोग, ग्रह और समृद्धि इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का विषय है, यानी थीम है। और अगर ये बात की जाए कि इस सम्मेलन का फोकस क्षेत्र क्या था, तो आप कहेंगे कि पहला क्षेत्र था कि महामारी से उबरने और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करना, आर्थिक सुधार और लचीलापन। तीसरा है जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया, और चौथा है सतत विकास और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रहा। यदि हम भारत की तरफ से सम्मेलन में पार्टिसिपेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने भाग लिया, और वहीं इस सम्मेलन में के अंत में रोम घोषणा पत्र जारी हुआ। और यदि ये देखें कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा, तो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया की मेजबानी में बाली में होगा। और ये कौन सा सम्मेलन होगा, तो ये 17वां शिखर सम्मेलन होगा। यानी 16वां शिखर सम्मेलन G20 का कहां पर, इटली में। 17वां G20 का शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया की बाली में, और 18वां G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहां पर होगा, तो आपका जवाब होगा भारत में होगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में करेगा, और ये 18वां सम्मेलन होगा। अगला है चौथी ISA सभा। ये ISA का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये जो चौथी सभा हुई, ये 18 से 21 अक्टूबर 2021 के बीच वर्चुअल माध्यम से हुई। और एक बात और याद रखिएगा कि जो ISA की पहली सभा हुई थी, ये 2 से 5 अक्टूबर 2018 के बीच हुई थी, और ये ग्रेटर नोएडा में संचालित हुई थी। और ये जो सभा है चौथी, इसमें कितने सदस्य आए, तो याद रखिएगा कुल 108 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे देखिए, और ISA सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को भी सहमति प्रदान की। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ISA ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौते की भी घोषणा की। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी। अगला है विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। ये जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, ये 8 सितंबर 2021 को ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फिक्की द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल आधार पर हुआ। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इस सम्मेलन में 2019 में लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त एंटनी विलिंगटन को इसमें पार्टिसिपेट किया गया। दूसरी बात कि सोलर इंपल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बर्नार्ड पिकाई ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और दूसरी बात कि इस अवसर पर ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च हुआ था, किसमें, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान। ठीक है, अगला देखिए 21वां SCO शिखर सम्मेलन। ये जो 21वां SCO शिखर सम्मेलन है, ये 17 सितंबर 2021 को हुआ, और ये संघाई सहयोग संगठन जिसको आप SCO कह रहे हैं, ये 21वीं बैठक थी। और कहां पर हुई, तो ये दुशांबे ताजिकिस्तान में एक आयोजित हुई, और ये हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 21वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक कहां पर हुई, तो आपका जवाब होगा दुशांबे ताजिकिस्तान में 17 सितंबर 2021 को। और इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि SCO के शिखर सम्मेलन में SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी जिसको आप CSTO कहते हैं, इनके मध्य एक अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र भी आयोजित हुआ था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, यानी SCO और CSTO के बीच में। एक बात और आपको याद रखनी होगी कि
9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, जिसको वर्तमान नाम नूर सुल्तान है, में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। यानी आपको यह याद रखना होगा कि भारत और पाकिस्तान एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य 2017 में बने, जब एससीओ की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई थी। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये जो 21वां शिखर सम्मेलन है एससीओ का, ये अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य नेताओं के द्वारा ईरान को एससीओ में स्थायी सदस्यता देने पर सहमति व्यक्त की गई। ठीक है, और वर्तमान में अभी ईरान एससीओ में पर्यवेक्षक के तौर पर दर्ज है। और यदि हम वर्तमान में एससीओ के 8 पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो भारत के अलावा कजाकिस्तान, यानी भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। और इसमें 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, और 6 वार्ता भागीदार देश इसमें शामिल हैं। आगे देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि यह शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। ठीक है, अगला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, और ये वर्चुअल प्रारूप में इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, और ये भारत के द्वारा ये तीसरा अवसर था इसकी अध्यक्षता करने का। ठीक है, ये कब हुआ? 2012 में पहली बार, दूसरा 2016 में, और तीसरा 2021 में हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी भारत कर रहा था तीसरा, तो वहीं प्रधानमंत्री के लिहाज से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी दूसरा अवसर था कि ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और अगर बात की जाए कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विषय क्या रखा गया था, तो आपका सही जवाब होगा कि इसका विषय था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, ये इसका 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का वो विषय था। अब यहां पर एक बात आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स @15 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और इस वर्ष ही भारत की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अगले पॉइंट में यह दिया है कि इसकी स्थापना की 15वीं वर्षगांठ बनाई गई, इसीलिए इस बार के थीम में ब्रिक्स @15 लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील की तरफ से राष्ट्रपति बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन में नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। ठीक है, इतनी बात को आपको इसमें याद रखना है। अगली बात क्या याद रखनी है कि ब्रिक्स एलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, ये ब्रिक्स देशों द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। क्या? ब्रिक्स एलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। इसके अलावा ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है। ठीक है, और ये जो ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच है, ये 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में तैयार और गठित की गई। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला सम्मेलन है 6ठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021। अब प्रश्न उठता है कि कहां पर हुआ? तो ये रूस के व्लादिवोस्टोक में हुआ, और किस इसमें? तो व्लादिवोस्टोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइसलैंड में ये 6ठा आर्थिक मंच सम्मेलन आयोजित हुआ, और ये कब हुआ? तो 2 से 4 सितंबर 2021 को। दूसरी बात कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ठीक है, और इसका आयोजन प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक में होता है। यदि हम 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन के प्रमुख बिंदु की बात करें तो क्या है? तो इसका प्रमुख बिंदु जो है यह है नई अर्थव्यवस्था, क्या बदलता है, क्या वही रहता है। ठीक है, दूसरा है सुदूर पूर्व नई चुनौतियां और अवसर। अगला है बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी, और पूर्वी आर्थिक मंच और युवा। ये प्रमुख बिंदु थे इस 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन के। वहीं अगर हम विषय की बात करें तो इस सम्मेलन का विषय है परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, और यह सम्मेलन 3 सितंबर 2021 को इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अगला है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। अब यह प्रश्न उठता है कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा यूके में। और एक बात और याद रखिएगा कि यूके में कहां पर? तो यूके में कार्बिसवे कार्नवाल में आयोजित हुआ, और दूसरी बात कि यह 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित हुआ।
और ये जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन जो यूके में हुआ, इसका विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। दूसरी बात कि कार्नवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाण पत्र मिला। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि G7 के नेताओं ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि न्यूनतम 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम निगम कर सिद्धांत को लागू किया जाए। और साथ ही साथ इस शिखर सम्मेलन में G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको आप BRI के नाम से जानते हैं, उसके प्रत्युत्तर में एक बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी जिसको B3W के नाम से जानते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में एक ये नया परियोजना लाया गया। अब ये B3W क्या करेगा? B3W पहल के तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $40 ट्रिलियन की राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर G7 शिखर सम्मेलन में संपर्क सत्रों में प्रतिभाग लिए। ठीक है। और यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। पहला दिया कि फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2022। याद रखिएगा, फिलीपींस में 17वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें PFP पार्टी के उम्मीदवार फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जिनको आप बोंग मार्कोस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने जीत दर्ज की और अब ये आगे फिलीपींस के राष्ट्रपति बनेंगे। क्या नाम है? बोंग मार्कोस। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है? तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया है लेनी रोब्रेडो को। ठीक है। इनके प्रतिद्वंदी का नाम क्या है? लेनी रोब्रेडो को। ठीक है। इतनी बात केवल आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे। अगला है फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव 2022। तो जो फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2022 में, इसमें इमैनुअल मैक्रोन ने जीत हासिल की और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? मरीन ले पेन थे। ठीक है। इन दो बात को याद रखनी है आपको। अगला देखिए, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन। तो पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा और ये पाकिस्तान के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास प्रस्ताव में हारने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बात कि इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको PMLN कहते हैं, इसके अध्यक्ष शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। ठीक है। तो याद रखिएगा इस नाम को। अगला देखिए, कोस्टा रिका के राष्ट्रपति का चुनाव। तो कोस्टा रिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसमें रोड्रिगो चावस, ठीक है, ये जीत हासिल किए। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। यानी कोस्टा रिका के राष्ट्रपति अब कौन हो गए? रोड्रिगा चावास। अगला देखिए, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव 2022। यहां पर छठा राष्ट्रपति चुनाव हुआ और सरदार वर्दी मोहम्मेदोव यहां जीत हासिल की। ये लोकतांत्रिक पार्टी के हैं और इस प्रकार तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सरदार वर्दी मोहम्मेदोव। अगला देखिए, हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव 2022। यहां पर राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और यहां के नए राष्ट्रपति कौन हो गए? कैटलिन नोवाक। और याद रखिएगा, ये जो कैटलिन नोवाक हैं हंगरी में, ये इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है। यानी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कैटलिन नोवाक। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। अगला है दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव 2022। यहां पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ और यहां पे पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक योल राष्ट्रपति बने। ठीक है, जीत गए हैं ये। और अगला देखिए, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन है। और एक बात और याद रखिएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और मैग्डेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति। तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो लिब्रे पार्टी से हैं। पार्टी का भी नाम याद रखिएगा। और इस प्रकार होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी सियोमारा कास्त्रो। अगला देखिए, जापान में आम चुनाव 2021। जापान में आम चुनाव 2021 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार फूमियो किसिदा चुनाव जीते और अब वो जापान के प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किसिदा। अगला देखिए, बारबाडोस में पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। याद रखिएगा, ये ब्रिटिश उपनिवेश से अभी बिल्कुल अलग हो चुका है। और सैंड्रा मेसन बारबाडोस की
पहली राष्ट्रपति होंगी, और दूसरी बात कि बारबाडोस की यह पहली महिला राष्ट्रपति का भी गौरव प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार बारबाडोस से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन अब समाप्त हो गया। अगला देखिए, कनाडा संघीय चुनाव 2021। कनाडा संघीय चुनाव 2021 में जस्टिन ट्रूडो जो कि लिबरल पार्टी के हैं, उन्होंने जीत हासिल की। और एक बात और याद रखिएगा कि इस चुनाव में, कनाडा के संघीय चुनाव में 17 सीटों पर भारतवंशियों ने जीत हासिल की। ठीक है। यदि हम मोरक्को में संसदीय चुनाव की बात करें तो मोरक्को संसदीय चुनाव 2021 में अजीज खन्नौज की पार्टी नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस ने वहां पर जीत हासिल की है। ठीक है। और मोरक्को के शाह मोहम्मद सिक्स ने अजीज खन्नौज को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित किया। ठीक है। अगला देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की धार्मिक कट्टरपंथी शासन। इसमें एक बात आपको याद रखना है केवल कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रमुख मोहम्मद हसन आखुंद चुने गए हैं। ठीक है। कौन है? मोहम्मद हसन आखुंद। ठीक है। अगला देखिए, जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव 2021। जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वहां पे यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, यानी जिसको यूपीएनडी कहते हैं, इसके हाकेंडे हिचिलेमा जो है राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि जाम्बिया के राष्ट्रपति कौन होंगे? हाकेंडे हिचिलेमा। और किस पार्टी से हैं? तो यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और उन्होंने किसको पराजित किया है? तो आपका जवाब होगा एडगर लुंगू को। और एडगर लुंगू किस पार्टी से थे? तो पैट्रियोटिक फ्रंट से थे। अगला है ईरान राष्ट्रपति चुनाव 2021। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और वहां पर अमानतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी चुनाव जीते और 8वें राष्ट्रपति बनेंगे और उन्होंने हसन रूहानी को पराजित किया। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा, ये जो इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, इसके पूर्व ये ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है। अगला है इथियोपिया 2021 चुनाव। इथियोपिया के 2021 के चुनाव में प्रॉस्पेरिटी पार्टी के अबी अहमद चुनाव जीते हैं और ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री बनेंगे, अबी अहमद। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं हैं। सबसे पहला चक्रवाती आसानी की बात करेंगे। ये जो चक्रवात आसानी है, ये 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी आया और ये 11 मई 2022 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम के मध्य लैंड फॉल स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है। यानी लैंड फॉल किया कहां पर? मछलीपट्टनम और नरसापुरम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो आसानी चक्रवात का नाम आसानी पड़ा है, ये श्रीलंका की तरफ से सुझाया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि इसके पूर्व दिसंबर में जो जवाद नामक चक्रवात आया था, उसने भी भारत में लैंडफॉल किया था और जवाद का नामकरण सऊदी अरब ने किया था और आसानी का नामकरण श्रीलंका के द्वारा। अगला देखिए, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में। तो 26 मार्च 2022 को फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो ताल ज्वालामुखी आया, ये किस द्वीप पर है? तो आपका सही जवाब होगा लुजोन द्वीप पर। किस पर? लुजोन द्वीप पर है। ठीक है। अगला देखिए, चक्रवात इमनाती। ये जो चक्रवात इमनाती है, ये 22 से 23 फरवरी 2022 के मध्य मेडागास्कर के तटीय शहर मनाकारा के दक्षिण पूर्व से टकराया और यह तूफान मॉरिशस और रियूनियन फ्रांस, ठीक है, मॉरिशस और रियूनियन फ्रांस से होते हुए मेडागास्कर के पूर्वी तट तक पहुंचा था। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये 16 फरवरी को मध्य हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति हुई। और ये जो इमनाती चक्रवात है, ये 2022 में मेडागास्कर में लैंडफॉल करने वाला चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है। ठीक है। अगला देखिए, अब आपने कहा कि चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है, ठीक है, जिसने मेडागास्कर में लैंडफॉल किया है। तो इसके पूर्व कौन कौन आए थे? तो एना, दूसरा है बत्सीराई और तीसरा है डुमाको, ठीक है, जो कि मेडागास्कर को प्रभावित किया था। अगला है टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट। ये जो टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये 15 जनवरी 2022 को टोंगा के दक्षिण प्रशांत द्वीप में एक बृहद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसको कहा गया, इसको एक और नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हुंगा हापाई हुंगा टोंगा ज्वालामुखी, ठीक है। और ये विस्फोट समुद्र के अंदर हुआ। एक बात और याद रखिएगा कि 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो विस्फोट के बाद यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं हुंगा हापाई हुंगा टोंगा ज्वालामुखी। दूसरी बात याद रखिएगा
कि इस ज्वालामुखी से उत्पन्न राख का गुबार मध्य मंडल तक पहुंचा था और ये जो टोंगा द्वीप समूह है ये रिंग ऑफ फायर में मौजूद है। ठीक है, और रिंग ऑफ फायर में विश्व के कुल ज्वालामुखी में से 75% और वैश्विक ज्वालामुखी का 90% इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी अगर रिंग ऑफ फायर विश्व के कुल ज्वालामुखी में देखें तो 75% और वैश्विक भूकंप में 90% के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और अगला है क्या, पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल। ये जो पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लगा ये 15 जनवरी 2022 को पेरू के समुद्री क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव के परिणाम स्वरूप 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल लगा। और दूसरी बात की ये जो घटना घटी थी ये पेरू की राजधानी लीमा से 30 किलोमीटर उत्तर ला पैम्पिला रिफाइनरी में बंदरगाह शहर कैलाओ में बेंटानीला जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट। ये जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट है ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित ये विस्फोट हुआ। और कब हुआ तो 4 दिसंबर 2021 को। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस ज्वालामुखी को महामेरू यानी ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये द्वीप जावा का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला देखिए टाइफून राय। 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच टाइफून राय फिलीपींस के तट से टकराया और इसे सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये राय को फिलीपींस में सुपर टाइफून ओडेट के रूप में भी जाना जाता है। और क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो ने टाइफून का नामकरण करने के लिए उत्तरदायी है। और राय नाम जो है ये माइक्रोनेशिया द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी इस नाम में 2 भाग हैं। टाइफून जो है ये क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र टोक्यो द्वारा और राय नाम जो है ये माइक्रोनेशिया के द्वारा दिया गया। अगला है माउंट एसो ज्वालामुखी। ये जो माउंट एसो ज्वालामुखी है ये 20 अक्टूबर 2021 को जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। अब ये क्या क्लियर हो गया यहाँ पर एक और फैक्ट कि माउंट एसो ज्वालामुखी कब आया तो 20 अक्टूबर को। और ये किस द्वीप पर स्थित है माउंट एसो, ये है जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू पर। अगला है फुकुटोकू ओका नोबा ज्वालामुखी जापान। ये 13 अगस्त 2021 को ये ज्वालामुखी आया और ये जापान के तट से दूर प्रशांत महासागर में प्रस्फोटित हुआ। इसके अलावा देखिए इसमें क्या फैक्ट दिया है, ये जापान के मिनामी इवो जीमा द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है और ये एक पनडुब्बी ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात आपको फुकुटोकू ओका नोबा ज्वालामुखी जापान के बारे में याद रखना होगा। अगला है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फोटित हुआ और माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। अगला देखिए अलास्का में विस्फोट ज्वालामुखी का और अगस्त 2021 में यह 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई। कौन कौन से, पावलोव, ग्रेट सिटिकन और अलेसियन द्वीप में स्थित सेमी सोपोचनाय ज्वालामुखी। ये 3 ज्वालामुखी अलास्का से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार ज्वालामुखी देके सीधे पूछ देता है किस क्षेत्र से संबंधित है। अगला है चक्रवात गुलाब। चक्रवात गुलाब सितंबर 2021 में आया और यह भारत के पूर्वी तट से को प्रभावित किया। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो चक्रवात गुलाब था ये आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच प्रभावित किया और गुलाब नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया था। अगला है प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप। ये 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा साझा किया गया और इस ऐप को बनाया किसने तो IIT रुड़की ने बनाया और उसके साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सहयोग किया। और ये आपदा की चेतावनी देने वाला ऐप है। दूसरी बात आपको क्या देखना है, तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप। ये आज का अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन का अंतिम टॉपिक है। इस प्रकार आज हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूरा कंप्लीट कर चुके हैं विस्तृत व्याख्या के साथ एक एक पॉइंट के। अगला है तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप। ये जून 2021 में काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमारा सागर में ये सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। अब ये सी स्नॉट क्या है, सी स्नॉट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या गहरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, और वास्तव में समुद्री श्लेष्म की एक मोटी और झाग युक्त परत है
जो जल में उपस्थित शैवाल से निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर आया सी स्नॉट? तो तुर्की में आया। ठीक है, और किस सागर में आया सी स्नॉट? तो मरमरा सागर में, तुर्की के मरमरा सागर में आया। और तुर्की का मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो ये काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। ये कई सारे अतिरिक्त फैक्ट भी आपको पता चल गए इसमें। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरी श्रृंखला को कंप्लीट किया। निश्चित तौर पर आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।